हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज जो हम वीडियो डिस्कस करें वो एम लक्ष्मीकांत का जो फोर्थ चैप्टर है, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम अपने भारत की जो हमारे संविधान की जो यानी कि हमारे संविधान का जो प्रेम्बल है, जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना, वो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे प्रेम्बल में क्या क्या दिया गया है और कि आखिर प्रेम्बल किस तरीके से, क्या हमारा प्रेम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। ये सारी चीजें आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे और उसमें ये भी देखेंगे क्या जो हमारा प्रेम्बल है उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं, और हमारे प्रेम्बल में ऐसा क्या क्या दिया हुआ है कि जिससे हम कहते हैं कि जो हमारा प्रेम्बल है वो पूरा क्या है, तो एक समरी है किसका, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वो सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें प्रेम्बल की, तो प्रेम्बल सिर्फ इंडिया के ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, तो प्रेम्बल जो सबसे पहले हमें देखने को मिला था वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिला था। तो उसी सबको देखते हुए हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखा, तो प्रेम्बल रखा था, जिसे हम क्या कहते हैं, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का समरी भी कहते हैं। अगर हम प्रेम्बल की बात करें तो प्रेम्बल को क्या कहा जाता है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, तो एक प्रेफरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी जिसे हम कहते हैं समरी। तो प्रेम्बल को ये दोनों शब्द कहा जाता है। या तो हम प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, जिस तरीके से एक इंट्रोडक्शन में ये पूरा डिटेल से पता चल जाता है कि उसमें आखिर है क्या क्या। उसी तरीके से प्रेम्बल से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर क्या क्या चीजें उसमें लिखी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को फिर वो प्रेम्बल को फिर क्या कहा जाता है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन का समरी भी कहा जाता है। जिस तरीके से हम अपने आंसर राइटिंग में जिस तरीके से कंक्लूजन लिखते हैं, तो उसी तरीके से फिर क्या हो जाता है, वो एक तरीके का समरी हो जाता है, यानी कि एक शॉर्ट रिटर्न, जिससे कि ओवरऑल हमें पता चल जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। अगर हम बात करें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, जो कि हमारे एन ए पालकी वाला, उनके द्वारा कहा गया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, हमारे संविधान का एक क्या है, पहचान पत्र, यानी कि क्या बताया था, एक आइडेंटिटी कार्ड बताया था उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर अगर हम बात करें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि हमारा जो प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके बेस पे आधार है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेस पे आधार है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एडॉप्ट किया गया था। अगर हम बात करें जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जो हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, जो कि 1976 में किया गया था, जिसे हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिला था। तो जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जो कि 1976 में हुआ था, तो उसमें प्रेम्बल में भी कुछ चेंजेस देखने को मिले थे। तो प्रेम्बल में फिर 3 नए वर्ड को जोड़ा गया था। पहला था हमारा सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, दूसरा सर्कुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। यहां से एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था इन तीनों वर्ड को क्या करके, तो सीक्वेंस में लगा करके। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है हमारा प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है इसमें, क्योंकि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा प्रेम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, तो यहाँ पे हम 3 केस हम स्टडी करेंगे, जिससे पता चलेगा कि जो प्रेम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो ये जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तो इससे तो हमें इस बात का पता चल गया कि जो हमारा प्रेम्बल है उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है। वहीं पे जो अगर हम बात करें बेरूनी यूनियन केस, जो कि 1960 में हुआ था, तो उसमें क्या था, तो उसमें कहा गया था कि जो प्रेम्बल है हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही केशवानंद भारती केस हुआ था, जो कि 1973 में हुआ था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया था कि जो प्रेम्बल है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बल्कि कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेम्बल है, यानी कि प्रेम्बल जो है वो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का
पार्ट है। और जो केशवानंद भारती केस है उसी में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि पार्लियामेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कोई भी प्रावधान को क्या कर सकती है, तो उसका संशोधन कर सकती है, सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके। और वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या। तो ये केशवानंद भारती में ही कहा गया था। फिर जो हमारा LIC ऑफ इंडिया केस जो कि 1995 में हुआ था, तो उसमें भी कहा गया था कि जो हमारा प्रेम्बल है वो क्या है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोबारा कहा गया था कि जो हमारा प्रेम्बल है वो क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है हमारा किसका, तो कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि अभिन्न अंग। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न अंग है हमारा प्रेम्बल। अब तो हमारा जो प्रेम्बल है, यानी कि जो हमारा प्रस्तावना है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो टोटल कितने, तो 4 घटों को, मतलब अगर हम बात करें तो 4 घटों के ऊपर वो क्या है, तो प्रकट, यानी कि 4 घटों को वो क्या करती है, तो प्रकट करती है, यानी कि 4 कंपोनेंट्स को हमारी प्रस्तावना रिप्रेजेंट करने का काम करती है। तो पहला क्या है, जो सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के अंदर जो भी अधिकार दिए गए हैं तो उसके जो स्रोत है, यानी कि जो सोर्स है, पहला उसको रिप्रेजेंट करने का काम करती है हमारी प्रेम्बल। यानी कि हम बात करें एक कॉमन आदमी के पास जो भी राइट्स हैं वो कौन देता है, तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। और कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करने का काम कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो वही चीज है कि जो हमारा जो प्रेम्बल है उसमें कहा ये चीज जो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो अधिकार है, यानी कि जो सोर्स ऑफ राइट है वो क्या है, तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर उसमें कहा गया है कि नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, यानी कि इसमें फिर बताया गया है कि जो हमारी कंट्री की जो प्रकृति है वो सब कहाँ से, वो हमारे प्रेम्बल में देखने को मिलती है। यानी कि जो भारत एक जो सोवरेन कंट्री में देखने को मिलती है, सोशलिस्ट कंट्री देखने को मिलती है, एक सर्कुलर और एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो देखने को मिलती है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। और उसी का क्या है, एक नेचर रूप है हमारी कंट्री का। यानी कि आज के टाइम पे जब हम बात करें 1947 में, यानी कि जब हमारी कंट्री आजाद हो गई थी 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद हमारी कंट्री क्या है, एक सोवरेन सोशलिस्ट सर्कुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री बन गई थी। और ये सारी चीजें हमें कहाँ है, तो ये हमारे प्रेम्बल के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलता है। और यही चीज हमारा प्रेम्बल भी बताने की कोशिश करता है। फिर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या उद्देश्य है, ये भी हमारा प्रेम्बल बताता है। यानी कि प्रेम्बल में जो ये एक जो वर्ड्स दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान के अंदर जो भी न्याय, स्वतंत्रता, सामान्यता और जो इंटीग्रिटी, यानी कि हम फेटर्निटी की बात करें, भाईचारा की बात करें, तो उसके उद्देश्य को पूरी तरीके से क्या है, तो रिप्रेजेंट करती है और उसको बढ़ावा देने का काम करती है। तो कौन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है कि संविधान को अपनाने की तिथि, यानी कि फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडेप्ट किया गया था, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1946 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से बन करके रेडी हो गया था। तो ये भी हमारे प्रेम्बल के अंदर बताया गया है। तो ये वो 4 ऐसे वर्ड है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की किसको, तो कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने का काम करती हैं। अब बात करते हैं वो सेंट्रल वर्ड जो कि हमारे प्रेम्बल में दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये देखने को मिलता है। अगर हम सेंट्रल की वर्ड्स की बात करें जो कि हमारे प्रेम्बल में दिया गया, तो वो सबसे पहले क्या, तो सोवरेन, एक सोवरेन कंट्री, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये सारे प्रावधान किस में किए गए, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, इसीलिए इन वर्ड्स को क्या किया, तो हमारे प्रेम्बल में भी इसको जोड़ दिया गया, यानी कि प्रेम्बल के अंदर रख दिया गया। अगर हम बात करते हैं सोवरेन कंट्री की, यानी कि एक संप्रभु कंट्री की, तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा कंट्री जो अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरीके से क्या हो, तो स्वतंत्र हो, यानी कि पूरी तरीके से बिना किसी के दबाव में आकर के वो अपने कोई भी फैसले
ले सकती है। यानी कि हम अगर सोवरेन की बात करें, जिसे हम हिंदी में संप्रभुता कहते हैं, तो इसका मतलब होता है एक ऐसा कंट्री जिसपे किसी भी प्रकार का जो बाहरी यानी कि एक्सटर्नल पावर का कंट्रोल ना हो, और वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन लेने के लिए अपने पूरी तरीके से क्या हो, इंडिपेंडेंस हो, स्वतंत्र हो। तो ऐसे कंट्री को कहते हैं हम एक सोवरेन कंट्री। जैसे कि आज के टाइम पे बात करें तो इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे इंडिया पूरी तरीके से स्वतंत्र है अपने डिसीजन लेने के लिए, और भारत के अंदर क्या है, तो एक अच्छी खासी डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। तो शासन प्रणाली किस तरीके से होगी, बाहर की जो अदर कंट्री है उसके साथ हमारे फॉरेन पॉलिसी कैसे होंगे, इन सब के लिए हमारी जो कंट्री है वो क्या है, इसमें डिसीजन लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, और इसी को कहते हैं हम एक सोवरेन कंट्री यानी कि संप्रभुता। अब बात करते हैं सोशलिस्ट के बारे में। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसी डेमोक्रेसी यानी कि एक ऐसा शासन प्रणाली जिसमें क्या है, सबको एक समान अधिकार मिला हो। यानी कि हम बात करें ऐसी संरचना जिसमें मुख्य, जैसे कि हम बात करें पूंजी, यानी कि फिर हम जैसे बात करते हैं प्रॉपर्टी की या लैंड्स की, इन सभी क्या हो, सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ क्या हो, वितरण में संतुलित संयोजित हो। तो इसे हम कहते हैं एक तरीके का क्या, तो सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी कंट्री। तो ये सारी चीजें हमें, ये फीचर्स किस में देखने को मिलते हैं, तो हमारी कंट्रीज में देखने को मिलती है। तो इसलिए हमने इसे अपने प्रेम्बल में भी ऐड कर रखा है। अब बात करते हैं सर्कुलर, यानी कि एक ऐसा कंट्री जो कि क्या हो, किसी धर्म को बढ़ावा ना देता हो और सभी धर्म को एक समान अधिकार प्रदान करता हो, और उस राज्य के लिए सभी धर्म क्या हो, एक बराबर हो। हमने ऐसे आर्टिकल से डिस्कस किया था जब हम सर्कुलर वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जो आर्टिकल 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, ये वो ऐसे आर्टिकल्स है जो कि क्या है, एक सर्कुलर स्टेट को प्रमोट करने का काम करते हैं, और ये सारे प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। यदि हम आर्टिकल 25 से 28 की बात करें, उसमें हर एक आदमी को ये अधिकार रहता है कि वो स्वतंत्र रूप से होकर के किसी भी रिलीजन पे वो अपनी आस्था रख सकते हैं, किसी भी रिलीजियस को फॉलो कर सकते हैं, या किसी भी रिलीजियस को वो एक्सेप्ट करके अपने लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। मतलब उन्हें पूरी तरीके से धर्म के लिए उन्हें क्या है, अपनी स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसको बढ़ावा देती है, एक सर्कुलर को बढ़ावा देती है। यानी कि अगर हम बात करें हमारी कंट्री में अगर सुप्रीम माना जाता है तो किसको माना जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है, ना कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन को। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में क्या है, इस्लाम को सुप्रीम माना जाता है। यानी कि इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री, जबकि हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री को एक सर्कुलर कंट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री के लिए सुप्रीम क्या है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि कोई धर्म। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक ये अधिकार दिया गया है कि हर एक पर्सन के पास वो अपने धर्म को मानने के लिए या किसी भी धर्म को अपना करके एक्सेप्ट करके या उसको वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है। ये सारा कॉन्सेप्ट किसके बेस पे डिपेंड, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये किस पे, तो सर्कुलरिज्म के बेस पे ये हमें कॉन्सेप्ट है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम सीधी बात करें कि सर्कुलर का मतलब यही होता है कि राज्य के समान, अगर राज्य के अकॉर्डिंग हम बात करें, राज्य के समान सभी धर्म क्या होते हैं, एक समान होते हैं राज्य के लिए। यानी कि स्टेट के लिए ना तो कोई रिलीजन बड़ा होता है ना कोई रिलीजन छोटा होता है। उसके लिए जब सारे रिलीजन इक्वल होते हैं तो हम उसको बोलते हैं सर्कुलर स्टेट, यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष देश। अब फिर जो हमारा फोर्थ वर्ड है वो है डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो गवर्नमेंट चुनी जाएगी वो किसके द्वारा चुनी जाएगी, तो बाय डेमोक्रेटिक मेथड के द्वारा चुनी जाएगी। पब्लिक के पास ये अधिकार होगा
कि वो अपनी सरकार खुद चुन सके। और डेमोक्रेसी की हमने फीचर्स की जो बात की थी वो 9th क्लास का जो हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, 9th क्लास का जो हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था पॉलिटिकल साइंस का, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो इसमें हमने डेमोक्रेसी की जो जो फीचर्स है वो पूरा हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि कुछ लोग फेवर्स में और कुछ लोग अगेंस्ट में क्या करते हैं, अपनी राय प्रेजेंट करते हैं कि क्यों डेमोक्रेसी होना चाहिए और क्यों डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए। तो लेकिन हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट चुनने की जो मेथड है वो किसको अपनाया गया, तो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनने के मेथड से को अपनाया गया। क्यों, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक है वो क्या करते हैं, तो पब्लिक को बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड कराती है। क्या कराती है, राइट्स प्रोवाइड कराती है। जैसे कि हम बात करें वोटिंग राइट, तो डेमोक्रेसी किसके बेस पे काम करती है, तो डेमोक्रेसी काम करती है तो किसके कॉन्सेप्ट पे, तो इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पे। यानी कि एक व्यक्ति की वोट का वैल्यू कितना होता है, तो एक ही होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजियस से हो, या उसका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा भी हो, उन सबको वो ध्यान, उन सब के बेस पे डिस्क्रिमिनेट ना करते हुए हर एक पर्सन को क्या है, एक वोट और एक एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है, जो कि किसको, तो इक्वालिटी को प्रमोट करने का काम करता है। तो इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे तो उनको द्वारा क्या कहा गया, तो हमारे देश में जो सरकार चुनी जाएगी वो डेमोक्रेटिक मेथड के द्वारा चुनी जाएगी। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक शब्द का यूज किया गया है। और सिर्फ डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी हमें किस पे, तो पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल इकोनॉमिक लेवल पे, यानी कि इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल तीनों तरीके से डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं रिपब्लिक के बारे में। रिपब्लिक का मतलब होता है, यानी कि अगर हम बात करें रिपब्लिक का, तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि जब उस कंट्री का हेड, यानी कि किसी भी कंट्री का जो हेड है वो किसके द्वारा, जब जनता के द्वारा चुना जाता है तब उसको हम बोलते हैं गणतंत्र। यानी कि हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री का हेड होता है प्रेसिडेंट, जिसे इनडायरेक्ट पब्लिक के द्वारा ही चुना जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया एक क्या है, रिपब्लिक कंट्री है। इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री। क्यों, क्योंकि जो इंडिया का जो हेड है, यानी कि जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट किसके द्वारा चुना जाता है, तो वो भी इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो देश है भारत क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है, यानी कि एक गणतंत्र देश है। वहीं पे अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का जो हेड है वो कौन है, तो वहां की किंग, या अगर हम उसकी बात करें तो क्वीन। और कौन है वहां की अभी क्वीन, एलिजा सेकेंड, यानी कि एलिजाबेथ द्वितीय वहां की कौन है, तो कंट्री की हेड है। और वही क्यों, क्योंकि वहां पे आज भी हमें, अगर हम कंट्री की हेड की बात करें तो उसमें हमें राजतंत्र यानी कि मोनार्ची सिस्टम देखने को मिलता है। जबकि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, जो रूलिंग पार्टी होता है, यानी कि जो पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, या कंट्री की हेड की बात करें तो वो दोनों किसके द्वारा चुना जाता है, तो पब्लिक के द्वारा ही चुना जाता है। अगर ये हम अपनी कंट्री की बात करें तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है। और जैसे कि जो जब हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री का हेड कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। तो वही राज्य का कौन माना जाता है, तो प्रमुख माना जाता है। कि हमारी कंट्री का हेड कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होता है। और उसको इलेक्ट कौन करता है, तो पब्लिक के द्वारा इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट किया जाता है। अब इनडायरेक्ट वे में कैसे इलेक्ट किया जाता है, तो पब्लिक के द्वारा जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो सारे वोट करते हैं किसमें, तो पब्लिक, वो यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन रूलिंग पार्टी के मेथड से, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन की तरह इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो काफी और भी ज्यादा क्या पड़ जाता, तो कॉस्टली पड़ जाता। तो इसलिए हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट कराने का फैसला किया कि पब्लिक के द्वारा जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे उनके द्वारा क्या होगा, तो प्रेसिडेंट
कि वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और वो प्रेसिडेंट को वोट दे करके चुनेंगे कि कंट्री का हेड कौन होगा। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट का हेड होता है वो कौन होगा, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन कराया जाता है उसमें इनडायरेक्टली पब्लिक के द्वारा ही चुना जाता है। सिर्फ यही रीजन है। अब बात करते हैं जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके उद्देश्य क्या क्या है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य की बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस चीज को प्रमोट करता है, तो सबसे पहले प्रमोट करने का काम करता है हार्मनी जैसे विचार को, यानी कि हमारा कंट्री एक संप्रभु यानी कि संप्रभु को बढ़ावा देने का काम करता है हमारा संविधान। तो इसका सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हमारी कंट्री में जितने जो नागरिक है, जितने भी जो सिटीजन है, उनके बीच में क्या है तो एकता देखने को मिले, और एकता को बढ़ावा देना हमारे संविधान का प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि मेजर ऑब्जेक्टिव है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हर एक सिटीजन को क्या है तो इक्वल्स राइट्स प्रोवाइड कराया गया है, बिना किसी कास्ट, रिलीजन या जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन के आधार, मतलब सबको एक समान अधिकार दिया गया है बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन किए। अगर हम बात करें चाहे कोई चाहे मेल हो या फीमेल हो या किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो या उसका रिलीजियस कुछ भी हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हमें अधिकार देता है वो इन सब के आधार कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता और सबको एक समान अधिकार देने का काम करता है। तो इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको प्रमोट करने का काम करता है, तो देश में सिटीजन्स के बीच में एकता को बढ़ावा देने का काम करता है, और हमारी सोसाइटी में जो अखंडता उसको बनाए रखने का काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, और ये उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य यही है कि अपनी कंट्री में एकता को बढ़ावा देना, अपनी अखंडता को बनाए रखना, और अपने देश को क्या करना है, पूरे देश को एक समृद्ध यानी कि हार्मोनी नेशन की तरफ बढ़ावा देना। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं इन सब के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स मतलब लिखे गए। अब बात करते हैं जस्टिस के बारे में, यानी कि जस्टिस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने तो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सोशल जस्टिस, दूसरा है इकोनॉमिकल जस्टिस, दूसरा है हमारा इकोनॉमिक जस्टिस, और तीसरा है हमारा पॉलिटिकल जस्टिस। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जस्टिस प्रोवाइड कराया गया है वो तो 3 लेवल पे ये जस्टिस प्रोवाइड कराया गया है। अगर हम जस्टिस की बात करें तो जस्टिस का मतलब होता है कि जो संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं और जो हमारे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके बीच में क्या है, इनके प्रावधानों के बीच में एक व्यवस्था बनाए रखना, तो वो होता है हमारा एक तरीके से हम बात करें तो जस्टिस। और जस्टिस में क्या है तो मतलब जस्टिस को तीन बेसिस आधार पे क्या है तो डिवाइड किया, यानी कि जस्टिस को 3 एलिमेंट्स के बेस पे क्या कर रखा है तो डिवाइड कर रखा है। पहला है हमारा सामाजिक, दूसरा आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक, और तीसरा है पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक तौर पे। अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें तो सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि समाज लेवल पे क्या करना, हमें जस्टिस दिलाना है। समाज लेवल पे अगर हम सोशल लेवल पे बात करें, सोसाइटी में बात करें तो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड लेवल पे जैसे कि बात करते हैं कि कास्ट लेवल पे हो गया या धर्म के लेवल पे हो गया, रिलीजियस के आधार पे हो गया, जेंडर के आधार पे हो गया, रिलीजियस, बिना इन सब के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना दे होना, ये किस में रखा गया तो सोशल जस्टिस में रखा गया। यानी कि इनके सामने जो जस्टिस है यानी कि जब हम न्याय की बात करें तो जो न्याय किया जाएगा कोर्ट्स के द्वारा वो बिना कास्ट, धर्म यानी कि बात करें धर्म के बारे में या जेंडर, रिलीजियस के बिना इनके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन किए हुए उनका क्या काम कराना है तो जस्टिस दिलाना काम है। तो इसी को हमने किस में रखा तो सोशल जस्टिस के अंदर रखा। यानी कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशल जस्टिस के बारे में जो बताया गया है तो उसमें कहा गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो लॉ है, हमारा जो जस्टिस है वो
किसी भी आधार पे, यानी कि चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, उसका जेंडर कोई भी हो, वो किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करता हो, तो हमारा जो न्याय है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो लॉ है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा और डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो इसे कहा गया सोशल जस्टिस। फिर कहा गया कि इकोनॉमिक जस्टिस, जिसे हम कहते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है कि हर एक लोग, यानी कि जितनी भी जो सिटीजन है, हर एक व्यक्ति के पास जो भी उनकी जो प्रॉपर्टी है, यानी कि वेल्थ हो गया या इनकम हो गया, आय जिसे कहते हैं, या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इससे कहते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। और प्रत्येक व्यक्ति को जो भी अगर किसी भी अगर पोस्ट पे बैठ करके वो काम कर रहा है, तो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग उसे वो सैलरी दी जाएगी। इक्वल पोजीशन पे उसको क्या है, तो इक्वल सैलरी दी जाएगी। और सभी लोगों को अपने जीवन यापन करने के लिए काम को पूरा, यानी कि अगर हम बात करें राइट टू अपॉर्चुनिटी, यानी कि काम करने के अवसर में भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यह हमारे कहा गया किसमें, तो इकोनॉमिक जस्टिस में कहा गया। अब बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस में। तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि सभी लोग, जितने भी जो हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, वो फ्री एंड फेयर, बिना किसी भेदभाव के क्या कर सकते हैं, तो समान, स्वतंत्रता और निष्पक्ष अधिकार का यूज, वो राइट्स का वो क्या कर सकते हैं, तो यूज कर सकते हैं। और उन्हें जो भी अधिकार दिया जाएगा वो उनमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। तो इसे हमने किस में रखा, तो पॉलिटिकल जस्टिस में। यानी कि अगर हम बात करें जस्टिस की, तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस की बात करें, तो जस्टिस को 3 लेवल पे ले जाकर के क्या कर रखा था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बांट दिया था। पहला था सोशल लेवल पे, दूसरा इकोनॉमिक, और तीसरा था पॉलिटिकल। और इसका मेन मकसद सिर्फ यही है ताकि हम अपनी कंट्री को क्या कर सके, तो यूनिटी को बढ़ावा दे सके और एक सर्कुलर स्टेट को स्थापित कर सके। अब जो अगला वर्ड दिया है हमारे प्रेमर में, वो है इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार। अगर हम इक्वालिटी की बात करें, तो इक्वालिटी का मतलब होता है कि स्टेट, जब स्टेट बिना किसी भी रिलीजियस के आधार पे या जेंडर के आधार पे, वो क्या करे, कास्ट के आधार पे डिस्क्रिमिनेट ना करे और सबको एक समान अधिकार मिले, उसे हम कहते हैं समानता। यानी कि जब सभी लोगों को बिना किसी कास्ट, रिलीजियस के या जेंडर के आधार पे बिना डिस्क्रिमिनेशन किए जब एक समान अधिकार मिलता है, तब हम उसे कहते हैं इक्वालिटी। यानी कि जैसे कि हम बात करें कि अगर हम और राइट टू वोट की बात करें, तो हर एक पर्सन को क्या है, वोट देने का अधिकार है, जो 18 साल या 18 साल से ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक इक्वालिटी इसलिए देखने को मिलता है क्यों, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जो वोट की वैल्यू है वो कितनी है, तो 1 है। तो जब पीपल को एक समान, जब आदमी को एक समान अपॉर्चुनिटी के जो अवसर मिलते हैं हर जगह पे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, तो और जैसे कि हम बात करें कानून के सामने हर एक व्यक्ति क्या है, तो समान है, तो उसे हम कहते हैं इक्वालिटी, यानी कि समानता। अगर इक्वल बिफोर लॉ के अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे, चाहे ये एक्स पर्सन है और एक वाई पर्सन है। एक्स पर्सन बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और इसने कोई क्राइम किया है, और वाई पर्सन बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है और इसने कोई क्राइम किया है, तो इनके क्राइम के अकॉर्डिंग इन्हें क्या किया जाएगा, तो पनिश किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, दोनों ने अगर मर्डर कर दिया, तो दोनों को मर्डर करने की जो भी पनिशमेंट है, तो इन दोनों को दी जाएगी, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग क्यों ना करते हो, किसी भी रिलीजियस से बिलोंग क्यों ना करते हो, या कोई भी जेंडर क्यों ना हो। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे संविधान में कानून के सामने सबको बराबर माना जाता है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो या देश चलाने वाला, तो सबको कानून के सामने एक बराबर ही माना गया है। उसके बाद आता है लाइबर्टी। लाइबर्टी का मतलब होता है कि अपने जीवन जीने का जो तरीका है वो अपने इच्छा के अनुसार चुनना। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू लाइफ के अकॉर्डिंग क्या
कर रखा है कि कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार क्या कर सकता है, तो जीवन जी सकता है, उसे हम कहते हैं लिबर्टी। यानी कि जब आदमी को अपने तरीके से जीवन चुनने का या जीवन जीने का जो अधिकार मिल जाता है, तो वो किस में आता है, तो लिबर्टी के अंदर वो आता है। फिर जैसे कि हम बात करें समाज में, अगर राजनीतिक विचार और व्यवहार करने की स्वतंत्रता है हमारे देश में, और लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी आदमी को या किसी भी पर्सन को या किसी भी पीपल्स को वो क्या करे, हानि पहुंचाए। तो स्वतंत्रता का मतलब यहाँ है कि जो कानून जिसने डिफाइन कर रखा है कि कानून के द्वारा निर्धारित किए गई चीजों के अंदर जब वो अपने स्वतंत्रता को एंजॉय करता है, यानी कि अपने राइट्स को एंजॉय करता है, अपने फ्रीडम को एंजॉय करता है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, तो लिबर्टी होता है। अगर जैसे कि हम बात करें, हमें राइट टू स्पीच है, यानी कि हमें राइट टू फ्री स्पीच का अधिकार है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को भी गाली देना स्टार्ट कर दें। अगर हम किसी को गाली देते तो हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, और इसके तहत हमें क्या है, तो पनिशमेंट हो सकती है। वहीं पे अगर हम कोई पॉजिटिवली स्पीच देते हैं जिससे कि हमारी कंट्री या हमारी कंट्री में इक्वालिटी यूनिटी को प्रमोशन होता है, तो वो अधिकार, वो स्पीच देने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये आता है हमारे किसमें, तो लिबर्टी के अंदर आता है। तो यानी कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन कानून के द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर में रहते हुए। यानी कि वो कहीं पे भी घूम सकता है, कहीं पे भी खड़े होकर के स्पीच दे सकता है, को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रिलीजियस को फॉलो कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार वो कोई भी जॉब्स कर सकता है, बिजनेसेस कर सकता है, लेकिन किसके, तो जो लॉ के द्वारा जो एक लिमिटेशन लगाई है, सिर्फ उसी के अंदर में रहते हुए वो सारे काम कर सकता है। अब बात करते हैं फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारे के बारे में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाईचारे का मतलब ये बताया गया है कि सभी लोग जब एक साथ मिलकर के रहते हैं, एक पॉजिटिवली थिंकिंग रखते हैं एक दूसरे के साथ, तो ऐसी भावनाओं को क्या कहा गया है, तो फ्रेटर्निटी कहा गया है। तो इसी चीज को प्रमोट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है, तो सबको एक समान अधिकार दे रखा है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन पे। अगर अब बात करें कि अगर 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन है, तो वो हर एक चिल्ड्रन के लिए है, वो हर एक चिल्ड्रन के लिए, फिर चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो बच्चा हिंदू से हो, मुस्लिम से हो, सिख से हो, जैन से हो, या किसी भी रिलीजियस से क्यों ना बिलोंग करता हो, सबके लिए वो अधिकार क्या है, तो एक समान है। इसमें संविधान कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, चाहे वो फिर ट्राइबल कम्युनिटीज से हो या शेड्यूल ट्राइब से हो। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, सिर्फ इसीलिए ताकि हम अपनी कंट्री में क्या कर सके, तो फ्रेटर्निटी यानी कि जो भाईचारा है और जो सकारात्मक सोच है एक दूसरे के प्रति, हम उसको क्या कर सके, प्रमोट कर सके। भाईचारा राष्ट्र में गरिमा और एकता को बढ़ावा देने में फिर क्या करता है, तो मदद करता है। यानी कि जितनी ज्यादा यूनिटी और यूनिटी होगी हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री क्या होगी, उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। यानी कि जिस कंट्री में जितनी ज्यादा यूनिटी देखने को मिलती है, वो कंट्री उतनी ज्यादा स्ट्रांग हमें देखने को मिलती है। यानी कि जितनी ज्यादा यूनिटी है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग है। यानी कि अगर इजराइल की बात करें या हम अपनी कंट्री की ही बात करें, तो हमारी कंट्री आज के टाइम पे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारी कंट्री में काफी हद तक क्या देखने को मिलता है, तो एक फ्रेटर्निटी देखने को मिलता है। इसलिए इस शब्द को भी हमारे प्रेम्बल में ऐड करके रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने अपने प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश की कि हमारे प्रेम्बल में कौन कौन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है उसमें कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं, जिससे कि हमें एक पूरा ओवरव्यू मिल गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। हम पहले जो हमारा 5th चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत का, उसको डिस्कस करने से पहले अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।